साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र शाह टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे जजमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं जिस जजमेंट की कॉपी अगर आप लोग अपने जमानत आवेदन के समर्थन में बहस के समय पेश करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का जमानत 101% मंजूर कर लिया जाएगा। साथियों, ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 2014 में आया था, जिसमें जमानत से संबंधित कई दिशा निर्देश लोअर कोर्ट को दिए गए थे। उसी दिशा निर्देश को पालन करने के लिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने एक प्रकरण में लोअर कोर्ट को तथा पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि हर हालत में उन निर्देशों का पालन किया जाए। तो साथियों, आज हम लोग उस जजमेंट के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट को अरनेश कुमार के दिशा निर्देश लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। साथियों, जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल जज बेंच ने कहा कि जिला न्यायपालिका की जेल नहीं जमानत के नियम का पालन करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिला अदालतें जमानत देते समय बेहद ही तंग हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच एक व्यापक भय मौजूद रहता है कि उनसे उच्च न्यायालय द्वारा पूछताछ की जा सकती है या उनके खिलाफ असंतुष्ट वकीलों या वादियों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जब भी वे जमानत देने के आदेश पारित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके खिलाफ सतर्कता जांच भी हो सकती है। इन सब कारणों के मद्देनज़र जिला न्यायपालिका जमानत देने से कतराते हैं। साथियों, उच्च न्यायालय जबलपुर ने पुलिस विभाग को निम्नलिखित निर्देश दिया। पहला नंबर, जहां किसी अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है, आरोपी को पुलिस द्वारा सामान्य कार्यवाही के रूप में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह की गिरफ्तारी को अनिवार्य करने वाला कोई विशेष कानून न हो। यह स्पष्ट निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। दूसरा नंबर, ऐसे मामले में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को दर्ज करना होगा कि ऐसे व्यक्ति को और अपराध करने से रोकने के लिए या मामले की उचित जांच के लिए या सबूतों के गायब होने से रोकने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका या गवाह को अदालत में या पुलिस के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने जिससे आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है के कारण गिरफ्तार करना आवश्यक है। यानी पुलिस विभाग को कारण लिखना पड़ेगा कि हम उक्त व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। इस निर्देश के साथ उच्च न्यायालय ने कड़ा निर्देश जारी किया है। साथियों, अगला निर्देश उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है कि राज्य पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह CRPC की धारा 41(1)(b)(2) के तहत पुलिस द्वारा पूरी की गई पूर्व शर्तों की जांच सूची को प्रारूपित और तैयार करे जब ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है जब अपराध में अधिकतम सज़ा 7 साल तक दी जा सकती है। चौथा नंबर, जहां आरोपी को गिरफ्तार न करने का निर्णय लिया जाता है, पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को सूचना अग्रेसित करेगी। इस अवधि को संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित में कारण दर्ज करते हुए बढ़ाया जा सकता है। अगला नंबर, जहां पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है और सेक्शन 41 या 160 CRPC के तहत नोटिस पर आरोपी पुलिस के सामने पेश होता है और जांच के दौरान पुलिस की सहायता करता है, ऐसी स्थिति में पुलिस को आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक कि बांधकारी कारण मौजूद न हो जिन्हें दर्ज किया जाना चाहिए। अब इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। पहला नंबर, मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी CRPC की धारा 41 की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसा कि अरनेश कुमार के मामले के पैरा 11(2) में प्रदान किया गया है। दूसरा नंबर,
मजिस्ट्रेट अर्नेस्ट कुमार के मामले के पैरा 11(3) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चेक लिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अगला नंबर, यदि अर्नेस्ट कुमार के मामले के पैराग्राफ 11(2) और 11(3) का पालन नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट आरोपी को आगे हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेंगे और तुरंत रिहा कर देंगे, क्योंकि गिरफ्तारी गैर कानूनी है और इसलिए उनकी हिरासत में सीआरपीसी की धारा 41 की आवश्यकता को पूरा नहीं करने के कारण अवैध है। अगला नंबर, हिरासत को अधिकृत करने वाले मजिस्ट्रेट के लिए अपनी स्वतंत्र संतुष्टि दर्ज करना और रिमांड के आदेश में यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आरोपी की आगे की रिमांड के लिए उसकी संतुष्टि अर्नेस्ट कुमार के फैसले के पैरा 11.4 के अनुपालन में हो। 5वां नंबर, मजिस्ट्रेट खुद को संतुष्ट करेंगे कि क्या अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए विशिष्ट कारण दर्ज किए गए हैं और क्या वे प्रासंगिक हैं। एक उचित निष्कर्ष निकालेंगे कि अभियुक्त को एक विचाराधीन के रूप में हिरासत में लेने की शर्तें संतुष्ट हैं। 6वां नंबर, मजिस्ट्रेट की ओर से ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन करने में विफलता प्रशासनिक पक्ष में ऐसे मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का कारण बन सकती है, यानी स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अगला नंबर, उक्त निर्देश जारी करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि जमानत से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी एक जघन्य अपराध से संबंधित है, यानी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जमानत हर हालत में लोअर कोर्ट को देना चाहिए। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति जघन्य अपराध का अपराधी है। अगला नंबर, जमानत आवेदन पर विचार करते हुए लोअर कोर्ट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। पहला नंबर, विचाराधीन को जमानत देने के परिणाम स्वरूप क्या वह गंभीर परिणाम की धमकी या मौद्रिक प्रलोभन द्वारा गवाह को डराने और प्रभावित करने का प्रयास करेगा या जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। ये पहला नंबर है। अगर इस तरह की शंका हो तो व्यक्ति का जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। अगला नंबर, विचाराधीन के रिहा होने पर जमानत पर रहते हुए क्या एक और अपराध करने की संभावना या जमानत पर विचार करते समय पैदा होती है। अगर इस तरह से शंका हो कि अगर इस व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाए तो पुनः वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है, इसलिए उसको जमानत पर का लाभ नहीं दिया जा सकता। अगला नंबर, क्या अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने पर इस बात की संभावना है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा किसी प्रतिशोधी कार्यवाही का शिकार हो सकता है, यानी उसके खिलाफ जो शिकायत किया उससे आपस में विवाद हो सकता है, तब भी उसकी जमानत नहीं दिया जा सकता। अगला नंबर, क्या आरोपी को जमानत पर रिहा करने से उसके खिलाफ आरोपित अपराध की प्रकृति के कारण शांति भंग और सामाजिक या नागरिक अशांति की उचित आशंका पैदा होती हो, यानी इस तरह से भी आशंका हो कि शांति भंग होगा तब भी उसकी जमानत नहीं दिया जा सकता। अगला नंबर, क्या आरोपी जमानत पर रिहा होने पर जांच के दौरान एकत्र किए जाने वाले सबूतों को नष्ट कर देगा। अगर ऐसा लगे कि आरोपी को अगर जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो जो सबूत एकत्र किया गया है उसको वो विनिष्ट कर देगा, तब भी उसका जमानत नहीं दिया जा सकता। अगला नंबर, क्या अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों की प्रकृति ऐसी है कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो उसे फरार होने और न्याय की प्रक्रिया से बचने का प्रलोभन दिया जा सकता है, यानी अगर ऐसा भी शंका हो कि वो फरार हो सकता है या प्रलोभन के माध्यम से गवाहों को खरीद सकता है, तब भी उसकी जमानत उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला नंबर, कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां जमानत के आवेदनों पर न्याय प्रणाली के पहले स्तर पर ही फैसला किया जा सके। यह देखते हुए कोई विधायी प्रावधान नहीं है जो एक निश्चित अवधि के भीतर जमानत आवेदन के निपटान को अनिवार्य करता है। न्यायालय ने कहा कि न्याय की मांग है कि इसे कम से कम समय में उपलब्ध किया जाए। ये साथियों, ये जजमेंट जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जरीना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी MCRC नंबर है 30-933/2020 जो 13/5/21 को आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसकी कापी आप लोग हाई कोर्ट के साइट से निकाल सकते हैं और इस कापी को अगर आप लोग अपने जजमेंट के साथ बहस के समय पेश करते हैं तो निश्चित है कि आप लोगों के आवेदन पर सुनवाई उस उपरांत जमानत मंजूर कर लिया जाएगा। इसके नीचे थोड़ा सा गलत हो गया है, राजेश
कुमार हो गया है, जबकि ये अरनेश कुमार है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 ब्रैकेट में 8 SSC 273, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज के द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इसी तरह से अच्छे अच्छे जजमेंट एवं नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। जी दोस्तों, नमस्कार।